नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले हमने आपको कुछ एपिसोड्स में पीएमएलए से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। आशा है आपकी पीएमएलए से जुड़ी जो भी भ्रांतियां थी वो कुछ कम हुई होगी। तो चलिए जल्दी से मिलवाते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट से और उनसे जानेंगे कानून से जुड़े कुछ राज। सिंह सर, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे शो में। पीएमएलए 2002 अधिनियम बनाया गया, जबकि भारत में पहले से ही दंडात्मक अधिनियम मौजूद है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, दंडात्मक कानून नहीं थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, उसमें एक शेड्यूल बना हुआ है, उसमें 10-12 ऑफेंसेस बताए गए हैं, लेकिन तो उसको सीज या फोरफीट करने का अधिकार तो दिया गया कोर्ट को, लेकिन अगर किसी ने ये सब किया उसके लिए सजा का प्राविधान नहीं था। सजा का प्राविधान पीएमएलए में पहली बार किया गया। पीएमएलए 2002 अधिनियम का अनुपालन क्यों किया जाना आवश्यक है? देखिए, उसके प्रावधान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू माय व्यूज जी कि बैंक्स को बहुत ही सजग रहना पड़ेगा और उनको ये देखना पड़ेगा कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये सब टाइम टू टाइम एफआईयू को शेयर करनी पड़ेगी। जी जी जी। क्योंकि अगर ये प्रॉपरली होता रहेगा तो मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कि बैंक में अकाउंट खुल गया और उसमें जो है डायरेक्टर रिक्शे वालों को बना दिया, अंगूठा लगा दिया, 10,000 रुपए दे दिए, कंपनी बन गई। करेक्ट, बिल्कुल सही। या कई बार ये होता, कैश लेके गए, कलकत्ता की कई शेल कंपनीज हैं, वहाँ उन शेल कंपनीज ने एकोमोडेशन एंट्रीज दे दी। तो दीज आर द फंडामेंटल जिसको कि सही तरीके से इसका उन्मूलन एट द स्टेज ऑफ प्रिवेंशन होना चाहिए। जी सिंह सर, ईडी पीएमएलए के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो निर्णय है वो कब लेता है? देखिए, ऐसा है कि इस कानून में गिरफ्तारी का अधिकार ईडी के ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। जी जी। अब असिस्टेंट डायरेक्टर धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ पे एक फर्क है, जैसे पुलिस ऑफिसर जो गिरफ्तार करता है अंडर इन्वेस्टिगेटिंग अंडर द नॉर्मल क्रिमिनल लॉ, तो वह रीजन टू सस्पेक्ट पे गिरफ्तार करता है। उसके उलट ईडी का ऑफिसर अगर असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तारी करने जा रहा है तो उसको पहला काम ये होगा कि ही हैज टू फॉर्म ओपिनियन इन राइटिंग दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। उसके बाद जब वो संतुष्टि हो जाएगी उसको, यहाँ पे गिल्टी का मतलब है प्राइमा फेसाई जी, उसके बाद ही वह उसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रखेगा, उसको स्पेशल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट एज द केस में भी वहाँ उसको प्रोड्यूस किया जाएगा फॉर द पर्पसेज ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी एंड ही शैल ऑल्सो बी गिवन कॉपी ऑफ रीजन टू बिलीव, कॉपी ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जी सिंह सर, ईडी जांच और गिरफ्तारी के दौरान निष्पक्षता को कैसे सुनिश्चित करती है? देखिए, जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा तो मेरा विचार है कि देखिए, किसी को यदि गिरफ्तार किया करता है ईडी तो वो 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। उसके बाद उसको प्रोड्यूस करेगा बिफोर स्पेशल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जहां जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। अगर उन्होंने प्रॉपर होमवर्क बिना किए अरेस्ट किया है, ही विल बी सेट फ्री, कोर्ट उसको छोड़ देगा। तो इस वजह से कि जुडिशियल स्क्रूटनी साइड बाय साइड वर्क करती है। जी जी, धन्यवाद सिंह सर, आपने इतने मुश्किल सवालों का जवाब कितनी आसानी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ दे दिया। इससे हमारी जो जनता है, जो व्यूअर्स है, उनको भी समझने में कानून की धाराओं को बहुत मदद मिलेगी। और आपके एक बार फिर से धन्यवाद हमारे शो में इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ आज हम अपने शब्दों को यही विराम देंगे और फिर से मिलेंगे एपिसोड में नए नियम और धारा की जानकारी लेकर। तब
तक आप अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए। जय हिंद। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। आजकल देश में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से नई कानून और धाराएं भी बन रही है। उन्हीं कानूनों की जानकारी देने के लिए ये शो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का विषय है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA। और इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वो जिनका लोहा पूरी लीगल डिपार्टमेंट मानता है। 41 वर्षों से बहैसियत वकील, सरकारी वकील और विधि सलाहकार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस, CBI और ED को बतौर विधि सलाहकार और लोक अभियोजक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार तथा UNODC में संयुक्त रूप से UNCAC के रिव्यू मैकेनिज्म में नामांकित किया गया है तथा इन्हें साउथ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ वनवाटू के भ्रष्टाचार कानूनों का आकलन करने हेतु नामांकित भी किया गया था, जिसे इन्होंने भली भांति सुचारू रूप से संपूर्ण किया। इसी संबंध में इन्होंने UNODC के वियना स्थित कार्यालय में कई सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सम्मानित हुए। वर्तमान में सार्क लीगल में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री AC सिंह सर का। सर, अपराधों में वो कौन सी धाराएं हैं PMLA की जो लगती है, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग कानून को लेकर इतनी जानकारी उनकी है नहीं और वो डरते भी है कानून को लेकर। तो PMLA की ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो अपराध में लगती है? देखिए, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत हर अपराध के लिए कार्रवाई मुमकिन नहीं है। इसमें 160 अपराध बताए गए हैं जो 30 कानूनों से उत्पन्न हुए हैं। यदि कोई अपराध उन कानूनों के अंतर्गत होता है तभी ED को पावर है कि वो PMLA के अंतर्गत कार्रवाई करे। दूसरी बात कि एक्ट में 3 तरह के पार्ट बने हुए हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। ज़्यादातर अपराध पार्ट A के अंतर्गत आते हैं। पार्ट B में सिर्फ एक इकलौता अपराध है, वो है धारा 132 कस्टम एक्ट। लेकिन वहाँ पे एक मॉनिटरी थ्रेशोल्ड है कि ED तभी संज्ञान लेगी जब 132 के अपराध में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ या उससे अधिक का हो। और पार्ट 3 जो है वो क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन का है, किसी ने अपराध भारत में किया और पैसा भारत के बाहर भेज दिया, तब भी ये कानून लागू किया जा सकता है। तो सुना आपने, कानून सबके लिए बराबर है और उसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और जय हिंद। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। आजकल देश में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से नई कानून और धाराएं भी बन रही है। उन्हीं कानूनों की जानकारी देने के लिए ये शो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का विषय है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA। और इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वो जिनका लोहा पूरी लीगल डिपार्टमेंट मानता है।
41 वर्षों से बहैसियत वकील, सरकारी वकील और विधि सलाहकार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस, सीबीआई और ईडी को बतौर विधि सलाहकार और लोक अभियोजक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार तथा यूएनओडीसी में संयुक्त रूप से यूएनसीएसी के रिव्यू मैकेनिज्म में नामांकित किया गया है तथा इन्हें साउथ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ वनवाटू के भ्रष्टाचार कानूनों का आकलन करने हेतु नामांकित भी किया गया था, जिसे इन्होंने भली भांति सुचारू रूप से संपूर्ण किया। इसी संबंध में इन्होंने यूएनओडीसी के वियना स्थित कार्यालय में कई सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सम्मानित हुए। वर्तमान में सार्क लीगल में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री AC सिंह सर का। सिंह सर, आजकल खबरों में, न्यूज में आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि ईडी लोगों की संपत्ति सीज कर रही है। जो भी उनके दायरे में आ रहा है उनकी संपत्तियां पहले सीज की जा रही, तो ये संपत्ति सीज होने के बाद ईडी का अगला कदम क्या होता है? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि ये बड़ा ही कठोर कानून है। इस कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध कारित किया है वो पीएमएलए के अंतर्गत अपराधी पाया जाता है, या उसके पास ऐसी संपत्ति है जो किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस को कारित करके उपार्जित है। तो ऐसी सूरत में ईडी के पास ये अधिकार है कि वो उस व्यक्ति की उस उक्त प्रॉपर्टी को या तो सीज कर सकता है धारा 17 के अंतर्गत, या फ्रीज कर सकता है सेक्शन 71(1)(a), या अटैच कर सकता है धारा 5 उपधारा 1 के अंतर्गत। अब आपके सवाल को ही मैं आगे बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक अटैचमेंट का सवाल है, तो पीएमएलए कानून के अंतर्गत 2 सरकमस्टांस बताए गए जिसमें प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। साधारणतः ये कानून कहता है कि जब वो किसी व्यक्ति के खिलाफ शेड्यूल्ड ऑफेंस के अपराध में चार्जशीट फाइल कर दी गई कोर्ट के सामने, उसके बाद ईडी उसको धारा 5 उपधारा 1 फर्स्ट प्रोवाइजो के अंतर्गत अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है, जिस अटैचमेंट ऑर्डर की अवधि 180 दिन होगी, जिस दिन वो लागू इशू किया जाएगा। उसके बाद उसमें एक सेकंड प्रोवाइजो भी है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सेकंड प्रोवाइजो ऑफ पीएमएलए। वो ये कहता है कि किसी की भी संपत्ति ईडी को प्रोविजनली अटैच करने का अधिकार है अगर उसको ये लगे कि यह प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अब देखिए, फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम को अटैच कर सकता है। सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ईडी को चार्जशीट वगैरह का इंतजार करने की, और स्ट्रेट अवे दे कैन go and attach the properties under second proviso to subsection 1 of section 5 of PMLA। लेकिन शर्त ये है कि वो प्रॉपर्टी जो अटैच होने जा रही है उसका डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए शेड्यूल्ड ऑफेंस के अपराध से। अब मेरी अवधारणा ये है कि आजकल इन दोनों प्रोवाइजो को पब्लिक एट लार्ज ये नहीं समझ पाती। मैंने मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि वो सेकंड प्रोवाइडो प्रॉपर्टी अटैच हुई, ईडी के अफसर लिखने लगते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम। भाई, प्रोसीड ऑफ क्राइम तो तब माना जाएगा जब उस व्यक्ति के खिलाफ शेड्यूल्ड ऑफेंस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, ईडी का ये दायित्व बनता है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम को अटैच करे या प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग को अटैच करे और उसको कॉन्फिस्केट करे ताकि लॉन्ड्रिंग से बचा जा सके।
अब लेजिस्लेचर ने 2 वर्डों का इस्तेमाल किया है। एक तो ये है प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है प्रोसीड ऑफ क्राइम। प्रोसीड ऑफ क्राइम हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 21U ऑफ PML, उसमें परिभाषा दी हुई है। अब प्रोसीड ऑफ क्राइम कब बनता है? जब शेड्यूल्ड ऑफेंस में चार्जशीट फाइल हो जाती है। तो बिना चार्जशीट फाइल हुए, जैसे आपने देखा होगा आजकल बाढ़ आई हुई है सेकंड प्रोवाइजो की कि FIR हुई और ईडी ने यहाँ अटैचमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी। अब आइए दूसरे पहलू पे आते हैं। जब ईडी चार्जशीट फाइल करती है, ईडी जब अटैचमेंट करती है तो विदिन 30 डेज स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट है। अगर अटैचमेंट ऑर्डर उसने जारी किया है तो उसको OC फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 ऑफ PML, इसको कहते हैं ओरिजिनल कंप्लेंट, जिसमें ईडी वो तमाम दस्तावेजों को रिलाई करेगी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से आग्रह करेगी कि वो अटैचमेंट ऑर्डर जिसकी मियाद 180 दिन थी उसको बढ़ा दिया जाए। कब तक के लिए? कि चाहे 365 दिन या इस दरमियान अगर ईडी कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देता है तो जब तक उसकी समाप्ति नहीं हो जाती। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को OC दे दी गई, adjudicating authority has been constituted under section 6 of the PMLA. It is a quasi-judicial body. यानी सबसे बड़ा जो कंडीशन है quasi-judicial body की, वो ये कहती है कि no one shall remain unhurt. यानी जिसकी भी संपत्ति जब्त की गई है, अटैच की गई है, उस व्यक्ति को या उसके वकील को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मौका देगी। और मौका कितने दिन का? नॉट लेस देन 30 डेज का। ये सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 कहता है कि ये बताए कि ये संपत्ति जो अटैच की गई है ये अकाउंटेड है और इसका स्रोत क्या है, कैसे उसने एक्वायर की। अगर वो व्यक्ति बता ले जाता है उसकी संपत्ति छोड़ दी जाएगी। यदि वो नहीं बता पाता है तो कोर्ट उसके एडवोकेट को सुनेगा और सुनने के बाद ये निर्णय देगा कि वेदर दीज प्रॉपर्टीज आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। और अगर इस तरह का आदेश पारित करता है तो सेक्शन 8(3)A में वो बियॉन्ड 180 डेज अप टू 365 डेज, और अगर इस दरमियान ईडी ने कंप्लेंट फाइल कर दी स्पेशल कोर्ट में तो जब तक वो कंप्लेंट का प्रोसिक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो प्रॉपर्टी अटैच होगी। क्यों अटैच रहेगी? इस वजह से अटैच रहेगी कि सेक्शन 8 सब सेक्शन 5 में उसका कॉन्फिस्केशन हो सके। धन्यवाद सिंह सर। तो सुना आपने, कानून सबके लिए बराबर है और उसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और जय हिंद। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। आजकल देश में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं ठीक उसी तरह से नई कानून और धाराएं भी बन रही है। उन्हीं कानूनों की जानकारी देने के लिए ये शो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का विषय है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA। और इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वो जिनका लोहा पूरी लीगल डिपार्टमेंट मानता है।
41 वर्षों से बहैसियत वकील, सरकारी वकील और विधि सलाहकार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस, सीबीआई और ईडी को बतौर विधि सलाहकार और लोक अभियोजक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार तथा यूएनओडीसी में संयुक्त रूप से यूएनसीएसी के रिव्यू मैकेनिज्म में नामांकित किया गया है तथा इन्हें साउथ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ वनवाटू के भ्रष्टाचार कानूनों का आकलन करने हेतु नामांकित भी किया गया था, जिसे इन्होंने भली भांति सुचारू रूप से संपूर्ण किया। इसी संबंध में इन्होंने यूएनओडीसी के वियना स्थित कार्यालय में कई सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सम्मानित हुए। वर्तमान में सार्क लीगल में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री AC सिंह सर का। सिंह सर, आजकल ईडी और सीबीआई का एक डर जो है वो लोगों के अंदर बैठ गया है। जैसे कि ईडी और सीबीआई से तो बड़े बड़े लोग भी अब अछूते नहीं रहे हैं। तो लोगों के मन में ना सबसे पहले ये सवाल उठता है और आपको ये क्लियर करना है कि ये भ्रम है या सच्चाई है कि लोगों का मानना है कि ईडी के हत्या यानी ईडी ने किसी को अगर अरेस्ट कर लिया तो इसके बाद जो है उनकी बेल होना बहुत मुश्किल है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक सीबीआई या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, मैं काफ़ी अर्से तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई के अंतर्गत कार्य कर चुका हूँ। सीबीआई एक संस्था है, उस संस्था में अगर कोई और मेन उनकी यूनिट है एंटी करप्शन ब्रांच। तो अगर किसी ने करप्शन किसी प्रकार का किया है, चाहे बैंक फ्रॉड किया है और कोई कंप्लेंट दाखिल करता है, उसके बाद वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं, वो आरसी कहा जाता है और उसके बाद फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सर्च सीजर करते हैं और अगर आवश्यकता हुई तो एक्यूज को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि ईडी, तो देखिए ईडी में जो सब मैंने आपको भी पहले भी कहा कि इट इज़ ए वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ। स्ट्रिंजेंट इन द सेंस दैट कि नंबर एक, ED officers have got power to attach, seize, freeze the properties. A, B, if they arrest a person, arrest का प्रावधान धारा 19 में बताया गया है और PMLA की। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यहाँ मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए सीबीआई वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो CRPC की चैप्टर 12 के अनुसार करते हैं और एफआईआर रजिस्टर करते हैं और सीबीआई भी स्पेशल पुलिस है, तो दे आर एज गुड एज पुलिस। रहा सवाल ईडी का, तो दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, दे आर सिविलियन। तो सीबीआई जब किसी को गिरफ्तार करती है तो सीबीआई को अधिकार है कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजन टू सस्पेक्ट कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस दे कैन अरेस्ट द पर्सन। पर कंट्रा ईडी के ऑफिसर को अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो देयर आर सर्टेन कंडीशन। पहली कंडीशन कि द ऑफिसर मस्ट हैव रीजन टू बिलीव, and that reason to believe to be recorded in writing, and reason to believe to the extent that accused is guilty of the offense of money laundering. अब देखिए वहाँ कहाँ सीबीआई तो अरेस्ट कर रही रीजन टू सस्पेक्ट पे, कहाँ ईडी अरेस्ट कर रहा रीजन टू बिलीव पे। उसके बाद जब उसको स्पेशल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं तो धारा 45 की उपधारा 1 आ जाती है। 45(1) कहता है कि अगर कोई एक्यूज को ईडी ने गिरफ्तार किया है तो उसके ऊपर ट्विन स्ट्रिंजेंट कंडीशन शैल हैव टू बी अप्लाइड। अब वो पहली कंडीशन क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अपोजिंग द एप्लीकेशन, वो तो 439 CRPC में भी है। पहली कंडीशन है कि इफ द स्पेशल कोर्ट फाइंड
that accused is not guilty of the offense of money laundering. मतलब स्पेशल कोर्ट को एक फाइंडिंग देनी पड़ेगी कि ये accused गिल्टी नहीं है. गिल्टी वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि प्राइम ऑफिस की. दूसरा कि अगर accused जमानत पे रिहा होता है, he is not likely to commit any offense. तो लिहाजा जितने स्पेशल कोर्ट्स हैं, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ ग्रांटिंग बेल. तो अभी जैसा आपको पता होगा कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैव टू बी सप्लाइड टू एक्यूज एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट. पहले तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी नहीं बताए जाते थे. अतः ऐसे मामलों में बेल प्राप्त करना एक बड़ा कठिन कार्य है. और आपने देखा होगा कि सालों तक मुल्जिम पीएमएलए का जेल में बंद रहता, उसको जमानत नहीं होती. अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहना शुरू किया है कि अगर कोई काफ़ी दिनों से जेल में बंद है और ट्रायल नहीं शुरू हो पा रहा है, तो ऐसे में इवन दो twin conditions are there, nonetheless right to life and personal liberty under Article 21 shall be deemed paramount, and Supreme Court is granting bail to such accused person. लेकिन सामान्यतः बेल प्राप्त होने में बहुत अत्यधिक कठिनाई होती है. इस वजह से लोगों में खौफ हो गया है. सीबीआई तो बहुत समय से है, ये एक्ट तो 2005 में आया, लेकिन सीबीआई के मामलों में जमानत महीने, 2 महीने, 3 महीने में हो जाती है, क्योंकि उनके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कि कोई स्ट्रिंजेंट कंडीशन वर्क करती है. अच्छा. पीएमएलए में जो 45(1) में स्ट्रिंजेंट कंडीशन जो मैंने आपको बताई, उसके कारण बेल प्राप्त करना बहुत ही अत्यंत कठिनाई का काम. तो यानी जो लोगों के अंदर डर है बेल को लेकर, वो सही है कहीं ना कहीं कि बेल देखिए, मिलना मुश्किल होता है. लेकिन किनको ये डर जो इस तरह के कार्यकलापों में लिप्त रहते हैं. सच को आज किया. तो सच को आज किया. हाँ. और रहा सवाल इसका कि देखिए, भारत में बहुत जघन्य करप्शन केसेस हुए, और अगर ये जो कानून बना है पीएमएलए, ये यूएनओ ने डिसाइड किया कि सारे मेंबर कंट्रीज जो हैं वो इस कानून को अपने यहाँ लागू करें. उसके बाद उन्होंने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का गठन किया जो हर देश में, हर राष्ट्र में जाके ये देखेगी कि क्या उस देश ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया या नहीं. नंबर 1. नंबर 2, हाउ फार इट इज इफेक्टिव. आपको भी देखा होगा कि पाकिस्तान में भी ये सारे कानून लागू हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस इज 0. क्रियान्वित कर नहीं पा रहे हैं. नॉन इम्प्लीमेंटेशन के कारण वो कानून, उनको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख दिया गया. तो इसलिए यूएन का भी ये कहना है कि भाई अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उस पैसे को वापस लिया जाए, और उसके बाद जो विक्टिम ऑफ क्राइम, इसमें धारा 8, उपधारा 8 के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट है विक्टिम ऑफ क्राइम का. अच्छा. यानी चिट फंड वाले केसेस आपने देखे होंगे, लोगों ने 10,000 20,000 लगाए, उसके बाद वो खा गए. तो ऐसे में उनको ये अधिकार है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल वो अर्जी दे सकते हैं स्पेशल कोर्ट को, ये बता सकते हैं कि आई एम विक्टिम ऑफ क्राइम, मैं इस अपराध में न लिप्त था, न मुझे कोई जानकारी थी, और इन लोगों ने, मैंने इतना पैसा जमा किया था जो ये लोग खा गए. तो ऐसे में अदालत अगर संतुष्ट हो जाएगी तो जो अटैच प्रॉपर्टी है उनके बराबर प्रो रेटा बेसिस पे उनको प्रॉपर्टी वापस भी करेगी. सिंह सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला. थैंक यू.
तो सुना आपने, कानून सबके लिए बराबर है और उसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और जय हिंद। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं लीगल शो न्याय द जस्टिस में, और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। आजकल देश में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से नई कानून और धाराएं भी बन रही है। उन्हीं कानूनों की जानकारी देने के लिए ये शो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का विषय है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि PMLA। और इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वो जिनका लोहा पूरी लीगल डिपार्टमेंट मानता है। 41 वर्षों से बहैसियत वकील, सरकारी वकील और विधि सलाहकार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस, CBI और ED को बतौर विधि सलाहकार और लोक अभियोजक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार तथा UNODC में संयुक्त रूप से UNCAC के रिव्यू मैकेनिज्म में नामांकित किया गया है तथा इन्हें साउथ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ वनवाटू के भ्रष्टाचार कानूनों का आकलन करने हेतु नामांकित भी किया गया था, जिसे इन्होंने भली भांति सुचारू रूप से संपूर्ण किया। इसी संबंध में इन्होंने UNODC के वियना स्थित कार्यालय में कई सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सम्मानित हुए। वर्तमान में सार्क लीगल में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री AC सिंह सर का। एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, हमें विस्तार पूर्वक बताइए इसके बारे में। देखिए, आपका बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को PMLA एक विशेष कानून है और इसमें विशेष व्यवस्था दी हुई है जो अन्य कानूनों में नहीं मिलती है। बिल्कुल। इसके अंतर्गत धारा 6 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। धारा 6 कहती है कि देयर शैल बी वन adjudicating authority chairperson and one member from law background, one member from technical background। कालांतर में क्या हुआ कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फुल स्ट्रेंथ नहीं है। आज भी एक मेंबर हैं जो कि चेयरपर्सन का भी काम देख रहे हैं और निर्णय भी वही दे रहे हैं। इसके पीछे भी कई बार सिक्किम हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि भाई क्वासी जुडिशियल बॉडी में तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में लीगल का मेंबर होना आवश्यक है, परंतु बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसमें इस बात का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि सिर्फ लीगल मेंबर के न रहने पे वो आदेश गलत माना जाए जी। अब सेक्शन 6 में एक बात और कही गई है कि जो सारी प्रक्रिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने वह क्वासी जुडिशियल है और बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑडी अल्ट्रम पार्टिम, that means no one should remain unheard. That means every party who is before adjudicating authority must be given fair opportunity to explain its case. अब क्या एक्ट में क्या प्राविधान है कि जब भी कोई ED प्रॉपर्टी सीज करता है, फ्रीज करता है, अटैच करता है, तो सीजिंग और फ्रीजिंग सेक्शन 17 और 17(1)A में होती है, अटैचमेंट सेक्शन 5 में होता है जी। और सेक्शन 18 भी है पर्सनल सर्च। अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल सर्च में भी
पैसे निकल आते हैं, डॉक्यूमेंट निकल आते हैं, तो ईडी को उसको भी सीज करने का अधिकार है। चाहे सीजर हो, फ्रीजिंग हो, अटैचमेंट हो। यह अटैचमेंट तो 180 दिन के लिए जो ईडी ऑफिसर कर सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। लेकिन सीजिंग, फ्रीजिंग के लिए तो एक्ट में इस बात का प्राविधान है कि 30 दिन के अंदर उसको एक ओए फाइल करनी है, जिसको कहते हैं ओरिजिनल एप्लीकेशन, और एक ऑर्डर सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत पारित करना पड़ेगा कि वह जो प्रॉपर्टियों को चाहता है कि रिटेन करना, उन प्रॉपर्टियों के बाबत वो एक आदेश पारित करेगा कि ये प्रॉपर्टी जब तक कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने एडजुडिकेट नहीं हो जाता, 180 दिन तक रिटेन रखने का अधिकार है उसको, बशर्ते कि उसने आदेश पारित किया। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1, सेक्शन 21 सबसेक्शन 1। कालांतर में देखा ये जाता है कि इस तरह का आदेश जो है जनरली बहुत कम पारित होता है, और सीधे सीधे 17(4) में ओए फाइल कर दिया जाता है। अब अगर अटैचमेंट हुआ है तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में 30 दिन के अंदर डिप्टी डायरेक्टर जिसने अटैचमेंट ऑर्डर पास किया है उसको ओसी फाइल करने का निर्देश है। अच्छा। ओसी मीन्स ओरिजिनल कंप्लेंट। अब आपको मैं बता दूं कि चाहे ओए हो या ओसी हो, इसमें एक प्रार्थना पत्र तो होता ही है, साथ में वो तमाम एविडेंसेस होती हैं जिनके बेसिस पे ईडी के अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए या सीज करके अपने पास रखा जाए या फ्रीज करके रखा जाए। जी। उसके बाद उस सब की कॉपियाँ उस व्यक्ति को कि जो अफेक्टेड पार्टी है उसको दिया जाता है। और सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि it is mandatory on the part of adjudicating authority to grant at least not less than 30 days time to the affected person to file the reply। तो 30 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का अधिकार उसका स्टैट्यूट से निकल मिलता है, और 30 दिन का समय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देना पड़ता है। लेकिन in every case adjudicating authority has to decide within a day, within the span of 180 days, either from the date of such or from the date of issuance of provisional attachment order। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का बेसिकली रोल क्या होता है, वो ये देखना होता है उसका रोल कि जो संपत्ति ईडी ने अटैच की है, सीज की है, फ्रीज की है, तो वो ये जानना चाहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, कहाँ से वो व्यक्ति पैसा ले आया उस संपत्ति को अर्जित करने की। अगर वो ये सब चीजें एक्सप्लेन कर देता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिलीज कर सकता है। अगर एक्सप्लेन नहीं करता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी संपत्ति इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर है। कोई भी व्यक्ति एग्री बाय द ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 45 days from the date of receipt of the copy of order, he can prefer an appeal under section 26 of PMLA। 45 दिन के अंदर उसकी अपील कर सकता है। उसके बाद इस एक्ट में ये भी प्राविधान है, नॉर्मली आप देखेंगे कि ज़्यादातर अपराधों में
या सीआरपीसी वगैरह के अंतर्गत जो सेकंड अपील हाई कोर्ट में फाइल होती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है। अच्छा। इस एक्ट में ये प्राविधान है कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से, तो विद इन 60 डेज ही कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट, और अगर वो प्राइवेट पर्सन है तो वहाँ वो अपील फाइल कर सकता है उस हाई कोर्ट में जहाँ वो वेयर ही नॉर्मली रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। और हाई कोर्ट में वो अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ एज वेल एज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों पर फाइल हो सकती है। जी। तो चूंकि स्ट्रिंजेंट एक्ट है तो इसीलिए दीज आर ऑल बेसिकली सेफगार्ड सो दैट कि नो इनोसेंट शुड अननेसेसरली बी kept under trouble or problem. सही सर, जैसे कि मान लीजिए कि जो है अपराधी है, उसको अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी देखती है कि ये ईडी के तहत जो मुकदमा किया गया ये नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास ये हक है कि वो उसे रिलीफ दे दे या इसके आगे भी प्रोसीडिंग चलेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एक्ट में दो प्रोसीडिंग्स हैं। जी। एक तो सिविल प्रोसीडिंग है। जी। उस प्रोसीडिंग में ये कहा गया है कि सिविल लॉ के अंतर्गत उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए, सीज कर ली जाए, फ्रीज कर ली जाए। अच्छा। और दूसरा वे आउट ये है कि उसको क्रिमिनल कोर्ट में उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी जाए और उसको, ताकि स्पेशल कोर्ट उसको धारा 4 के अंतर्गत सजा दे सके। तो सिविल और क्रिमिनल दे बोथ गो साइड बाय साइड। अब रहा सवाल इसका कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास केवल ये अधिकार है कि जो मैटर उसके सामने आया एक निर्णय देने का कि क्या यह संपत्ति इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में या नहीं। जी जी जी। टू दैट एक्सटेंट। बस उसके बाद वो प्रोसीडिंग जो है वो चलती रहेगी आगे जो केस। हाँ। अच्छा अच्छा। जैसा हमने बताया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, और कभी हो सकता है तो आर्टिकल 136 में SLP फाइल हो सकती है बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी सिंह सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू। तो सुना आपने, कानून सबके लिए बराबर है और उसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले हमने आपको कुछ एपिसोड्स में पीएमएलए से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। आशा है आपकी पीएमएलए से जुड़ी जो भी भ्रांतियां थी वो कुछ कम हुई होगी। सार्क लीगल चैनल का उद्देश्य है सिर्फ कानून से जुड़ी बेहतर नॉलेज देना और साथ में देश कानून को लेकर साक्षर हो सकेगा और साथ में उनके हितों की रक्षा हो सकेगी। तो चलिए जल्दी से मिलवाते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट से और उनसे जानेंगे कानून से जुड़े कुछ राज। 41 वर्षों से बहैसियत वकील, सरकारी वकील और विधि सलाहकार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस, CBI और ED को बतौर विधि सलाहकार और लोक अभियोजक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार तथा UNODC में संयुक्त रूप से UNCAC के रिव्यू मैकेनिज्म में नामांकित किया गया है तथा इन्हें साउथ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ वनवाटू के भ्रष्टाचार कानूनों का आकलन करने हेतु नामांकित भी किया गया था, जिसे इन्होंने भली भांति सुचारू रूप से संपूर्ण किया। इसी संबंध में इन्होंने UNODC के वियना स्थित कार्यालय में कई सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सम्मानित हुए। वर्तमान में सार्क लीगल में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। सिंह सर, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे शो में। सिंह सर, मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य क्या है और लोग मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा क्यों लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत में इसके पहले भी कानून थे
जैसे कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 जी। जो सीबीआई अक्सर इन्वोक करता है, उसमें जो भी इस तरह से इलिसिट मनी से जो भी प्रॉपर्टी उपार्जित की जाती है उसको सीज करने की पावर है, अटैच करने की पावर है, उसको एड इंटरिम अटैचमेंट ऑर्डर कहते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट जज करता है। अब वो स्पेशल जज भी सीबीआई का एम्पावर्ड है करने के लिए जी। और जब अंततोगत्वा वो व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है तो वो सारी प्रॉपर्टी जो अटैच थी अटैचमेंट के अंतर्गत वो सरकार में विलीन हो जाती है। जी। लेकिन पीएमएलए एक ऐसा कानून है कि जिसमें कि इस तरह के धन का जो शोधन कर रहा है, लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसको नॉट ओनली के अटैचमेंट सीजर या फ्रीजिंग हो, बट ऑल्सो ही कैन बी अरेस्टेड and he can be prosecuted where punishment is not less than 3 years, which may extend up to 7 years of rigorous imprisonment. When it relates to laundering of money through NDPS Act, then punishment will go up to 10 years of rigorous imprisonment. तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो 26/11 में या उसके पहले जो WTC अटैक हुआ अमेरिका में, तो लॉन्डर्ड मनी का ही इस्तेमाल किया गया। अब लॉन्ड्रिंग है क्या? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाए फ्रॉड करके, अब वो 1 करोड़ रुपए बैंक में तो जमा नहीं करेगा। जी जी। KYC नॉर्म है। ब्रांच मैनेजर ऑफ द बैंक विल आस्क कि भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस मनी। तो वो क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं। जैसे उन्होंने 10 लाख का शेयर खरीद लिया, 15-20 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीद ली, 10-10 लाख रुपए के 4 अकाउंट खोल के उसमें जमा कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये वो पैसा वहाँ से वापस लेंगे और वापस लेने के बाद किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। अब जब जिस इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करने जाएगा तो वो पूछेगा, तो वो कहेंगे कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? उनका साहब हमने वो शेयर बेचे थे, ये बेचे थे और जो प्रॉपर्टी ली थी पहले उसको बेचा था। करेक्ट। तो इन्वेस्टिगेटर के लिए कई लेयर में जाना पड़ेगा। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली लॉन्ड्रिंग इज डन इन 3 ways। एकेडमिकली यही होता है। Okay। पहला क्या है, प्लेसमेंट, वो पैसा इकट्ठा किया जाए। दूसरा है लेयरिंग, उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेट करना है। और तीसरा इंटीग्रेशन, आगे हो गया वही मनी। तो उद्देश्य ये होता है कि पब्लिक एट लार्ज को ये न मालूम महसूस हो कि इसका इस धन का जो सोर्स है वो क्या है। सोर्स तो है वही बैंक फ्रॉड, लेकिन उसको कई स्टेजेस में कन्वर्ट किया गया तो ये लगेगा कि भाई उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, उससे ही नई प्रॉपर्टी खरीदी। तो इस वजह से पीएमएलए कानून को ये कहा गया वर्ल्ड एट लार्ज। यूएनओ ने ये चार्टर में डिसाइड किया कि सारे मेंबर कंट्रीज को, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है लॉन्ड्रिंग का। अब जो भी लोग, अब मान लीजिए वो कैश में कर रहे हैं, तो कैश से आप जानते हैं भारत में 2 लाख से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगा। अब इट हैज टू गो टू सम लेजिटिमेट सोर्स। तो लेजिटिमेट सोर्स भेजने के लिए वो इस तरह की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जी जी, धन्यवाद इसी सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कितना आवश्यक है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम बहुत आवश्यक है। अगर आप इस एक्ट की टाइटल देखें
तो टाइटल है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में प्रिवेंशन सबसे बड़ी स्टेज होती है, इम्पोर्टेंट स्टेज। लेकिन प्रिवेंशन की स्टेज, प्रिवेंशन कौन करेगा, इस कानून में दो डायरेक्टर बताए गए हैं, एक डायरेक्टर एनफोर्समेंट और डायरेक्टर FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, राइट जी। तो जो प्रिवेंशन की जितनी प्रक्रिया है, आपने सुना होगा बैंक में KYC नॉर्म, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट 10 लाख या उससे ऊपर का, ये रिपोर्टेबल है। अभी आपने हाल में सुना होगा कि RBI ने पेनल्टी लगाई बैंक के ऊपर, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। तो ऐसे में ED का काम प्रिवेंशन का नहीं है, डायरेक्टर एनफोर्समेंट का, ये काम है डायरेक्टर FIU। जी जी जी, धन्यवाद सिंह सर, आपने इतने मुश्किल सवालों का जवाब कितनी आसानी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ दे दिया। इससे हमारी जो जनता है, जो व्यूअर्स है, उनको भी समझने में कानून की धाराओं को बहुत मदद मिलेगी। और आपके एक बार फिर से धन्यवाद हमारे शो में इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ आज हम अपने शब्दों को यहीं विराम देंगे और फिर से मिलेंगे एपिसोड में नए नियम और धारा की जानकारी लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए। जय हिंद। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले भी हम आपको कानून से जुड़ी कई धाराओं के बारे में जानकारी दे चुके हैं। इसी से जुड़ते हुए हम आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं कानून के कुछ नई जानकारियां। सार्क लीगल का उद्देश्य है कि आप कानून से जुड़ी हर धाराओं के बारे में जागरूक रहे। पवन सिंह तोमर एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। उन्होंने पंचकुला और दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में काम किया। उनमें जांच शाखा में काम करने की प्रतिभा थी और वह अत्यंत कुशल और अनुभवी अधिकारियों में से एक रहे हैं। इसके साथ ही वो एक राइटर भी है जिन्होंने PMLA कानून पर किताबें लिखी। आइए स्वागत करते हैं श्री पवन सिंह तोमर जी का। नमस्कार सर। तोमर सर, वित्तीय अपराधों से निपटने में ED की क्या भूमिका रहती है? मैम, ED एनफोर्समेंट, जैसे प्रवर्तन निर्देशालय इसको हिंदी में कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है और इसके विभिन्न ऑफिसेज हिंदुस्तान में, जैसे जोनल ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज वगैरह कई जगह पे हैं जी। और उनके नीचे ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, विभिन्न श्रेणी के रैंक के ऑफिसर्स कार्य करते हैं। और इनकी वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए यूं तो कई सेंट्रल और स्टेट एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही हैं। जैसे जिसमें प्रमुख एजेंसी है अपना, जैसे पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है, ये आपका CBI का भी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। और इसके अलावा जैसे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, SFIO, जो अपना MCA के अंतर्गत कार्य करता है जी। इसके अलावा इनकम टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज कस्टम है, विभिन्न विभाग हैं जो वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन सब अपराधों से निपटने में ED की एक विशिष्ट भूमिका है, या मैं कहूँ प्रमुख भूमिका है आज के समय में। और ED हर तरह के आर्थिक अपराधों की जांच नहीं करता। सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताना आवश्यक है कि ED किस तरह के आर्थिक अपराधों की जांच करता है। जैसे आर्थिक अपराध तो बहुत तरह के हो सकते हैं, तो उसमें से एक PMLA एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक शेड्यूल दी हुई है। उस शेड्यूल के अंतर्गत अपराधों की श्रेणी दी हुई है। जैसे IPC के मर्डर वाला एक अपराध है, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जैसे ब्राइब लेना एक अपराध है, या ड्रग ट्रैफिकिंग एक्ट में अगर कोई ड्रग ट्रैफिकिंग करते हुए कोई स्मगलर या कोई पकड़ा जाता है तो वो एक अपराध है। तो इस तरह के विभिन्न, चीटिंग है जैसे, और चीटिंग एक अपराध है, फोर्जरी एक अपराध है IPC में। तो इस तरह के विभिन्न अपराधों की एक सूची, शेड्यूल जो है PMLA एक्ट में दी गई है जी। तो इस तरह का कोई अपराध अगर होता है, इस तरह के अपराध होने से अगर कोई व्यक्ति उस अपराध को करने के बाद कोई आय अर्जित करता है, कोई संपत्ति बनाता है, उससे पैसे बनाता है, तो वो जो संपत्ति बनाई जाती है उसको जैसे प्रोसीड ऑफ क्राइम कहते हैं। तो उस प्रोसीड ऑफ क्राइम को, उस संपत्ति के बारे में फर्दर किसने उस संपत्ति को हैंडल किया, किसने ट्रांसफर किया और आज की डेट में संपत्ति वो किसके पास है, तो ये सारी जांच जो है ये ED के अधिकारी करते हैं। एनफोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी इसकी जांच करते हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी ऑफेंस की जांच करने का, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सिर्फ
प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों के पास ही है। धारा 45A जो है वो ये बताती है कि पुलिस ऑफिसर या दूसरे ऑफिसर्स इसकी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस या जो प्रोसीड ऑफ क्राइम की कहाँ पे है उसका विभिन्न पहलुओं से जांच करने का अधिकार सिर्फ प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों को ही दिया गया है। दूसरे विभाग का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये जांच करते हैं और जांच करने में इनके पास कई तरह के जैसे ऑलरेडी पावर्स हैं। जैसे अगर इनको ये लगता है, प्रवर्तन निर्देशालय के किसी अधिकारी को लगता है कि किसी सस्पेक्ट ने, किसी संदिग्ध व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो PMLA एक्ट के अंतर्गत आता है, तो वो अगर सोचता है कि ये आदमी गिल्टी है, इसने ये अपराध किया है, तो उस आदमी को वो अरेस्ट कर सकता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति दी गई है इस तरह के अधिकारियों को, प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों को। और वो संदिग्ध को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है PMLA के प्रावधानों के अंतर्गत, तो फिर उसकी बेल होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें अलग बेल, नॉर्मल बेल के प्रोविजन जो होते हैं, उसके अलावा एक ट्विन कंडीशन या दोहरी शर्तों का भी पालन करना पड़ता है। तो दोहरी शर्तें वो इस तरह से होती हैं कि जैसे एक सरकारी वकील को पहले अपोज करने का अधिकार होता है, और अगर सरकारी वकील अपोज करे तो फिर कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट होता है, उसको अपने आप को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई प्राइमा फेसाई ऐसे ग्राउंड्स हैं कि उस आदमी ने ये अपराध नहीं किया है। अपने आप को वो सेटिस्फाई करेगा ऑनरेबल कोर्ट, और ये भी सेटिस्फाई करेगा कि अगर उसको बेल दे दी गई तो बेल के दौरान वो दोबारा ये अपराध नहीं करेगा। तो ये बेल होना जनरली काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह के अपराधों में, किसी व्यक्ति को अगर प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारी अगर अरेस्ट कर लें। इसके अलावा इनको दूसरी तरह की पावर्स भी हैं, जैसे इनको अगर शक है कि किसी व्यक्ति ने कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम छुपा के रखी है, किसी के यहाँ कुछ इस तरह की संपत्ति रखी हुई है जो इस तरह के शेड्यूल्ड वाले ऑफेंस को करने से अर्जित की है उसने, तो उस आधार पर उस रीजन्स रिकॉर्ड करने के बाद उस प्रेमाइसिस पे, उस स्थान पे उस व्यक्ति की या उस प्रीमाइसिस की सर्च वो लोग कर सकते हैं। और उस स्थान की सर्च करने के बाद, जांच करने के बाद, अगर उनको कोई इस तरह के और एविडेंस मिलते हैं, डॉक्यूमेंट मिलते हैं, उनको सीज कर लेते हैं। या वहाँ पे कोई इस तरह की संपत्ति, उस अपराध से अर्जित की हुई कोई संपत्ति मिलती है तो उसको भी वो लोग जब्त कर लेते हैं, उस समय मतलब सीज कर लेते हैं या फ्रीज कर लेते हैं टेम्परेरीली। और उसके बाद ये सर्च करने के अलावा इनको ये दूसरा अधिकार भी और भी हैं, वित्तीय शक्तियाँ इनके पास दूसरी भी हैं। अगर इनको ये लगता है कि किसी व्यक्ति ने इस तरह के शेड्यूल्ड ऑफेंस से जो PMLA में दिए गए हैं और उसमें अपराध से अर्जित कोई आय कहीं छुपा के रखी हुई है या कोई ऐसी संपत्ति है जो उसने इस तरह के अपराध से अर्जित आय से बनाई है, तो इस तरह की संपत्तियों को अटैच करने का अधिकार भी इनको प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों को दिया गया है। तो धारा 5 जो है इनकी PMLA की, उसके अंतर्गत ये डिप्टी डायरेक्टर, उप निदेशक या इससे ऊपर के अधिकारी इस शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और इन शक्तियों का प्रयोग वो दो तरह से कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी एक FIR के बाद एक ऑलरेडी चार्जशीट कर दी है, जैसे पुलिस ने या CBI ने इस तरह के अपराध के बारे में, जो एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है जो PMLA में दिए गए हैं, तो उसके बाद ये कार्रवाई अटैचमेंट की कर सकते हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम को अटैच कर लेते हैं, उस संपत्ति को अटैच कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अभी तक चार्जशीट वगैरह नहीं है और FIR भी नहीं फाइल की हुई है, तो भी उस तरह के केसेस में भी इनको ये असीमित उस तरह के अधिकार दिए गए हैं प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों को। उनके पास अपनी जानकारी होनी चाहिए, उनके पास अपना मटेरियल कुछ होना चाहिए, जिसके बेसिस पे वो एक अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें कि हाँ, इस आदमी ने ये संपत्ति जो है इस तरह के अपराध से और इस तरह की आय से अर्जित की है, तो उस संपत्ति को वो लोग अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने के बाद फिर उसका आगे जो प्रोसीडिंग होती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक है, उसमें वो मैटर जाता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसका कोई प्रॉपर सोर्स है या नहीं है, तो उसको कंफर्म करते हैं और उसके आगे फर्दर उसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट वगैरह में अपील होती है। तो इस तरह से इनको ये अधिकार काफ़ी दिए गए हैं प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले भी हम आपको कानून से जुड़ी कई धाराओं के बारे में जानकारी दे चुके हैं। इसी से जुड़ते हुए हम आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं कानून के कुछ नई जानकारियाँ। सार्क लीगल का उद्देश्य है कि आप कानून से जुड़ी हर धाराओं के बारे में जागरूक रहे। पवन सिंह तोमर एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। उन्होंने पंचकुला और दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में काम किया।
उनमें जांच शाखा में काम करने की प्रतिभा थी और वह अत्यंत कुशल और अनुभवी अधिकारियों में से एक रहे हैं। इसके साथ ही वो एक राइटर भी है जिन्होंने पीएमएलए कानून पर किताबें लिखी। आइए स्वागत करते हैं श्री पवन सिंह तोमर जी का। नमस्कार सर। तोमर सर, वित्तीय अपराधों से निपटने में ईडी की क्या भूमिका रहती है? इस तरह की ये प्रॉपर्टीज को अटैच कर लेते हैं और ये मामला फिर इसके बाद जब इनको लगता है उसके बाद जांच जारी रखते हैं। उसको बुला के सेक्शन 50 में ऐसे लोगों का जो सस्पेक्ट हैं, संदिग्ध हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के अलावा दूसरी एजेंसी से भी जो डॉक्यूमेंट्स मंगाने होते हैं, जो जानकारी लेनी होती है, उसको भी गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और पूरी जांच करने के बाद फिर इनको लगता है कि इस केस को प्रोसिक्यूट या अभियोजन करने के काबिल है, तो फिर स्पेशल कोर्ट, जो विशिष्ट कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट जिसमें पीएमएलए के मुकदमे चलते हैं, तो पीएमएलए के मुकदमे चलाने वाली स्पेशल कोर्ट में फिर ये अपना प्रोसिक्यूशन की कंप्लेंट या जैसे चार्जशीट कहें सामान्य भाषा में, उसको फाइल करते हैं। तो वहाँ पे कोर्ट के अंदर फिर उसका ट्रायल चलता है, विटनेसेस वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जिबिट होते हैं और ट्रायल करने के उपरांत अगर स्पेशल कोर्ट ये डिसीजन दे कि हाँ ये आदमी ने मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस किया है, तो कन्विक्शन हो जाता है। और अगर वो गिल्टी पाया जाता है, कन्विक्शन हो जाता है, जानबूझ के उसने इस तरह का अपराध किया है, कोर्ट अगर ये हेल्ड कर दे कि हाँ साहब ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हुआ है, तो उसकी सजा काफ़ी सख्त है। 3 साल से 7 साल तक की सश्रम कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। तो कम से कम 3 साल ऐसे आदमी को सजा लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सजा लगेगी। और उसने जो भी आय, जो प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति अर्जित की है इस तरह के अपराधों से शेड्यूल ऑफेंस करके, वो सारी संपत्ति फिर भारत सरकार जो है जब्त कर लेती है और वो उसके पास फिर वो कभी नहीं रहती है। हालांकि इसकी अपील वो आगे हाई कोर्ट वगैरह में स्पेशल कोर्ट के डिसीजन की करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े अधिकार जो हैं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिए गए हैं और इसकी वजह से आज के समय में जैसे कि आप अखबारों में पढ़ते होंगे या और जगह न्यूज़ में देखते होंगे, तो काफ़ी सेंसिटिव केसेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेज जो हैं ज़्यादातर ईडी इन्वेस्टिगेट करती है और बहुत सारे जो भी अपराधी हैं बाकी दूसरी एजेंसी के मुकाबले आज के समय प्रवर्तन निदेशालय के नाम से या प्रवर्तन निदेशालय की जांच से ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स को इतनी जल्दी इस तरह के अधिकारी इतनी जल्दी इस तरह के एक्शन नहीं ले पाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं इस तरह की जाँच करने के और इस तरह के अपराधियों को अरेस्ट करना या उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज करना, सीज करना और अटैच करना और उसके बाद में कोर्ट के परमिशन से कॉन्फिस्केट करना। और इसके बाद आजकल नया ट्रेंड ये भी है कि जैसे ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन लेके इस तरह की जो संपत्ति इन्होंने सीज की है, बाद में जो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कर देती है कोर्ट, तो वो संपत्ति वापस में जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनको लौटाने का भी प्रावधान है। ऐसे कुछ केसेस में अभी कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इस तरह के, मान लीजिए कोई पॉन्जी स्कीम वाला है या किसी बिल्डर ने किसी के साथ फ्रॉड किया है, तो कोर्ट के अप्रूवल से अधिकारी बाद में संपत्ति उसको जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको लौटा भी सकते हैं। तो इस तरह से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अपना विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके आर्थिक अपराधों को रोकने में प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर ईडी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी थोड़ा सा अगर प्रोएक्टिव हो जाए, आजकल क्या होता है कि जनरली पहले जो अपराध हुए हैं, जैसे सीबीआई जिनकी जांच कर रही थी या पुलिस जिनकी जांच कर रही थी, उस तरह के अपराधों को कई वर्षों के बाद वो जैसे फिर ईडी अपना जैसे ECIR दर्ज करती है या एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, वो अपने यहाँ जैसे FIR की तरह अपनी FIR दर्ज करती है ECIR, उसके बाद ये जांच करते हैं। इस तरह की चीज़ों में कई वर्षों का गैप हो जाता है। तो उस गैप के होने की वजह से कई बार ये जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जो संपत्ति अर्जित की, तब तक वो उसको कहीं ऐसे ट्रांसफर कर देता है, छुपा देता है, जिससे कई बार सरकार के पास उपलब्ध नहीं होता उसको पकड़ने के लिए। तो ईडी के अधिकारी अगर थोड़ा ज़्यादा सजग रहें, ज़्यादा जागरूक रहें और प्रोएक्टिव हो जाएं, तो उस समय जब ये अपराध हो रहा है उसी समय या उसके तुरंत बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इसकी जांच करें और ऐसे अपराधियों को पकड़ें और उनकी संपत्तियां अटैच कर लें और बाद में कॉन्फिस्केट कर लें। तो इससे बड़ा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इस पे अंकुश लगा सकता है। जैसे एक SC ST के लिए छात्रवृत्ति जैसे दी जाती है, उदाहरण के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी इसमें कोई FIR भी शायद दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ईडी के अधिकारियों ने, लखनऊ यूनिट ने कुछ कार्य किया और उन्होंने ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पे सर्च की जो फर्जी एडमिशन दिखा के और SC ST के नाम से जो स्कॉलरशिप या सब्सिडी मिलती थी उसको वो लोग अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो इस तरह का काफ़ी बड़ा फ्रॉड उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का कर रखा था। तो इस तरह के कार्य अगर करते हैं तो ये लोग प्रशंसा के पात्र हैं और अच्छा कार्य करके मतलब जनता को भी एक विश्वास जागृत होता है सरकार के अंदर और इस तरह के जो कानून बने हैं उसके अंतर्गत। तो ये इस तरह से ईडी का कार्य, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी इस तरह से वित्तीय अपराधों को रोकने में एक अहम भूमिका निभाते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले भी हम आपको कानून से जुड़ी कई धाराओं के बारे में जानकारी दे चुके हैं। इसी से जुड़ते हुए हम आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं कानून के कुछ नई जानकारियां। सार्क लीगल का उद्देश्य है कि आप कानून से जुड़ी हर धाराओं के बारे में जागरूक रहे। पवन सिंह तोमर एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। उन्होंने पंचकुला और दिल्ली में आयकर आयुक्त के रूप में काम किया। उनमें जांच शाखा में काम करने की प्रतिभा थी और वह अत्यंत कुशल और अनुभवी अधिकारियों में से एक रहे हैं। इसके साथ ही वो एक राइटर भी है जिन्होंने पीएमएलए कानून पर किताबें लिखी। आइए स्वागत करते हैं श्री पवन सिंह तोमर जी का। नमस्कार सर। सर, ईडी द्वारा जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनकी जमानत के लिए क्या प्रावधान होते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल क्योंकि हम लोग रोज ही अखबारों में पढ़ते हैं तो हेडलाइन होती है कि ईडी ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया या उसकी बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी जी। इस तरह की खबरें ऐसा शायद कोई ही दिन होता होगा जब इस तरह की खबरें हम लोग मुख्य अखबारों में पहले पृष्ठ पे दूसरे पृष्ठ पे नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें जो गिरफ्तार करते हैं और उसमें जो बेल या उनको जमानत देने का प्रावधान है तो पीएमएलए की धारा 45 है, उसके द्वारा ये गवर्न होता है। उसमें दिया गया है कि बेल कैसे होगी या नहीं होगी या उसका क्या प्रावधान है। तो धारा 45 जो दी गई है उसमें यह है कि अगर इस तरह के किसी व्यक्ति को पीएमएलए एक्ट के तहत पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत अगर किसी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने अरेस्ट किया है तो उसको नेचुरली पहले कोर्ट में ही प्रोड्यूस करते हैं और बेल के लिए फिर कोर्ट ही जाना पड़ता है। मतलब वो ईडी के अधिकारी कोई बेल देने का कोई अधिकार उसमें नहीं होता है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कोर्ट में फिर वो एप्लीकेशन दी जाती है। तो सेक्शन जो ये सेक्शन 45 या धारा 45 है, ये एक विशिष्ट तरह की इसमें दोहरी शर्तें लगाती है बेल देने के लिए। ये कहती है कि इस तरह के पीएमएलए के किसी प्रावधान के अंतर्गत कोई अरेस्ट हो गया है, कोई सस्पेक्ट या संदिग्ध, तो उसको अगर बेल के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त ये है कि सरकारी वकील जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको बेल को या उसको जमानत को अपोज करने का अधिकार दिया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पहले जी। हाँ, अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको स्पेशल कोर्ट बेल नहीं दे सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो सरकारी वकील हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, उनको बेल को अपोज करने का अधिकार है, वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर वो फिर वो अपोज करते हैं, और ज़्यादातर केसेस में हम सबको मालूम है अपोज ही करते हैं जो सरकारी वकील होते हैं। जमानत के लिए कोई आता है सामने तो जब वो अपोज अगर करते हैं तो उसके बाद फिर ऑनरेबल कोर्ट है उसको फिर ये रीजनेबल ग्राउंड अपने आप को लेके जो अवेलेबल मटेरियल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी एविडेंस है, जो भी उस समय तक, तो फिर कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को उस समय अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है रीजनेबल ग्राउंड की। उस समय उसको ऐसे रीजनेबल ग्राउंड हैं कि उस व्यक्ति ने ये पीएमएलए एक्ट के तहत वो अपराध नहीं किया है, मतलब वो आदमी उसका गिल्टी नहीं है। उस व्यक्ति ने, संदिग्ध व्यक्ति ने, ऑनरेबल जो भी अपने स्पेशल कोर्ट के जज साहब हैं उनको ये अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑनरेबल जो अवेलेबल एविडेंस है, अवेलेबल जो भी उनके सामने रखा गया है उसको देखकर ये सेटिस्फाई उनको करना पड़ता है कि इस संदिग्ध ने ये पीएमएलए वाला अपराध, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला अपराध नहीं किया है। तो ये सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद उनको ये भी एक और सेटिस्फेक्शन करना पड़ता है कि यदि इस व्यक्ति को बेल या जमानत दे दी गई तो यह व्यक्ति जमानत पर रहते हुए दोबारा ये अपराध नहीं करेगा। तो ये बेल की शर्तें काफ़ी कड़ी हैं और ये बेल की शर्तें, नॉर्मल जो बेल की शर्तें सीआरपीसी के तहत हैं उससे अतिरिक्त हैं। मतलब जो सीआरपीसी के नॉर्मल बेल की कंडीशंस है वो तो अपनी जगह पे हैं, उसके अलावा ये पीएमएलए एक्ट के तहत ये ट्विन कंडीशन या दोहरी शर्तें इन एडिशन टू दैट है, उसके अलावा अतिरिक्त ये कंडीशंस होती हैं। और ये कंडीशन इस तरह की है कि इनको ऑनरेबल कोर्ट के लिए बेल देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खासकर इसमें पहले वाला तो ठीक है कि सरकारी वकील को अपोज करने का अधिकार है, उसको लेके तो कोई ज़्यादा बहस का मुद्दा नहीं है। और एक ये कंडीशन कि साहब अगर उसको बेल या जमानत दे दी गई तो जमानत पर रहते हुए पुनः वो आदमी अपराध नहीं करेगा।
इस बात को भी पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जांचा जा सकता है। जैसे अगर उसका कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड नहीं है और सोसाइटी में उसकी रूट्स हैं और फैमिली वाला आदमी है, प्रॉपर्टी वाली हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर बेल दे दें तो शायद दोबारा वो ऑफेंस उस तरह का दोबारा वो अपराध नहीं करेगा। लेकिन ये जो एक कंडीशन है, जस्ट आपको वो सेटिस्फाई करना अपने आप को कि ये आदमी इस समय ऐसे रीजनेबल ग्राउंड है कि ये आदमी ने ये अपराध नहीं किया है जी। ये किसी भी कोर्ट के लिए उस स्टेज पे, क्योंकि शुरुआती दौर होता है जब आदमी बेल के लिए अप्लाई करता है, अरेस्ट होने के कुछ ही दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद वो अप्लाई करता है, उस समय तक बहुत ज्यादा एविडेंस होते नहीं। ऑनरेबल जज को लिए तो डिसाइड करना उस समय आसान होता है जब सारे एविडेंस सामने आ गए हों, कोर्ट में विटनेस वगैरह एग्जामिन हो गए हों, क्रॉस एग्जामिन हो गए हों, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी रिपोर्ट्स एग्जिबिट हो गए हों, सब फॉरेंसिक हो गया और सारी चीजें हो गई हों। लेकिन शुरुआती दौर में जब आदमी बेल के लिए अप्लाई करता, उस समय ऐसे कोई एविडेंस, खासकर डिफेंस के पास ऐसे कोई ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं। तो किसी भी जज के लिए सामान्यतः इस तरह का सेटिस्फेक्शन अपने लेवल पे अराइव करना कि साहब इस आदमी ने ये अपराध नहीं किया है, बहुत अत्यंत मुश्किल होता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा, हम लोग देख रहे हैं कि इसी वजह से ज़्यादातर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है ऑनरेबल कोर्ट। और इस तरह की जो बेल एप्लीकेशन सिर्फ स्पेशल कोर्ट में लगाई जा सकती है, नॉर्मल दूसरी कोर्ट में नहीं लगा सकते हैं। स्पेशल कोर्ट में जहाँ PMLA का अपराध की सुनवाई होगी, वही कोर्ट इसकी बेल की जमानत की सुनवाई करती है। तो ये अगर रिजेक्ट हो जाती है तो रिजेक्ट, इसमें सेक्शन जो धारा 45 मैंने जिक्र किया, इसमें इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। वो एक्सेप्शन ये कहते हैं कि अगर अभियुक्त 16 साल से कम का है, या अभियुक्त जो सस्पेक्ट या संदिग्ध है अगर वो एक महिला है और या वो बीमार है, मतलब अत्यंत बीमार है, ज़्यादा बीमार है, या वो इनफर्म है। इनफर्म ने कई बार आदमी को मेंटल स्टेट ऐसी है उसको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहा है। तो ऐसी 4-5 चीज़ें हैं। या उस जो अपराध है उसके मॉनेटरी, उसकी आय, मतलब जो है उसने प्रोसीड ऑफ क्राइम उससे जो जनरेट की है वो 1 करोड़ रुपए से कम है। अगर उसने कोई अपराध इस तरह का किया है और उससे जो आय अर्जित की है, संपत्ति अर्जित की है इलीगल, वो टोटल मिला के 1 करोड़ से कम का अपराध है। तो इस तरह की 4-5 चीज़ों में एक्सेप्शन है। इन चीज़ों को शर्तों पे, इनमें फिर वो दोहरी शर्तें नहीं लगती हैं। नॉर्मल कंडीशन जो बेल की है उनके तहत बेल की सुनवाई हो जाती है और उसमें बेल मिल भी जाती है कई बार। जैसे आपने देखा होगा कई बार, जैसे मेन केस CBI करती है, मान लो मर्डर का है या किसी और स्कैम का है या बैंक फ्रॉड का है, तो ज़्यादातर केसेस में CBI या पुलिस के द्वारा जो जांच होती है उसमें उनकी बेल जनरली महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जनरली बेल मिल जाती है उस एजेंसी के द्वारा। लेकिन ये ED अगर अपना ऑफेंस दर्ज कर लेती है, ACIR दर्ज कर लेती है, तो ED के अपराध में जनरली बेल नहीं हो पाती है। तो ये इस तरह की दिक्कतें बेल लाने में आती हैं। और जो एक्सेप्शन है मैंने आपको बताया, इन एक्सेप्शंस पे उनको नॉर्मल शर्तों के तहत बेल दी जा सकती है। अगर ये बेल जैसे रिजेक्ट हो जाती है तो बेल रिजेक्ट होने पे आदमी फिर ये इसके आगे हाई कोर्ट में अपील करता है, और अगर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सर, लग ही नहीं रहा है कि अब कानून जानना इतना मुश्किल है। इसे तो आम इंसान भी बहुत आसानी से जान सकता है और अपने कानून से जुड़े समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इतना कीमती समय हमारे शो को दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।